11th क्लास बेटा जी, वेलकम अगेन जी। तो यार थर्मोडायनेमिक्स में धीरे धीरे करते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस किए, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक मेनली हमने डील किया, बाकी भी चलो छोटी मोटी बातें हुई हैं। अब बेटा जब हम एडियाबैटिक कर रहे थे ना, तो एडियाबैटिक में हमने इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक चेंज यानी पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट वो डायरेक्ट लिख दिया था। अब आइसोथर्मल में तो हमने बोल दिया कि पी वी इक्वल टू एन आर टी है, आइसोथर्मल में टी कांस्टेंट रखना है। इसके हिसाब से पी वी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है तो पी वी पूरे कांस्टेंट हो गया जी। इसका मतलब P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये किसकी इक्वेशन हो गई, आइसोथर्मल चेंज की। एडियाबैटिक के लिए मैंने पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट यानी P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, फिर गामा इज इक्वल टू CP बाय CV। अच्छा, ये हमने डायरेक्ट यूज कर ली थी और बोला था कि यार इसकी भी डेरिवेशन होती है, बाद में करवाएंगे, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है तो यहीं से बन गई। अब ये भी करवाएंगे, अब उसका वक्त आ गया, उसको करवा देते हैं। एक्चुअली ये जो डेरिवेशन है ना इसकी, ये फिर सब्जेक्टिव एग्जाम्स में यानी स्कूल वाले एग्जाम में आ जाती है कि ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक चेंज, तो उसको भी कर ही लेते हैं, आ ही ना जाए। बाकी न्यूमेरिकल्स में तो रिजल्ट ही यूज होता है, लेकिन कई बार ना ऑब्टेन करने के लिए कह देते हैं। तो लिख लो, हेडिंग डाल लो आज की पहली हेडिंग, इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक चेंज। लिख लो जी, इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक चेंज, यानी ये जो इक्वेशन है ना भाई, पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इसको हमने प्रूफ करना है। पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, हेडिंग क्या आ गई आपकी, इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक चेंज। लिख लो जी कि लेट एन आइडियल गैस is heated at constant volume। बाय कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हीट करें, लेट एन आइडियल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हमें पता है डी क्यू इक्वल टू एन सी वी डी टी लिख सकते हैं। Q इक्वल टू एन सी डेल्टा टी होता है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया है, यहां पर CV आएगा। तो लेट एन आइडियल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम सच दैट इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय dt। ठीक है जी, अगर टेम्परेचर में dt चेंज आएगा तो मैं लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू एन CV dt। आल्सो अकॉर्डिंग टू फ्लोट यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq इक्वल टू क्या होगा, du प्लस 0। क्यों भाई, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कर रहे हो ना, तो क्या आ जाएगा, वर्क डन नहीं होता कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो dq इक्वल टू du प्लस dw है, कांस्टेंट वॉल्यूम में dw 0 है, इसलिए ये dq इक्वल टू du आ जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं इन दोनों को यूज करता हूं तो क्या लिखूंगा, dq ये भी है, dq ये भी है, यहां से क्या आ जाएगा, du इज इक्वल टू एन CV dt। ओके, ये हमने पहले भी किया हुआ है, दोबारा करा दिया। ये वैसे आप रट लो कि अगर किसी गैस का, आइडियल गैस का टेम्परेचर dt अमाउंट से चेंज होता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी du अमाउंट से चेंज होगी, वे du इज इक्वल टू n इंटू CV इंटू dt। n नंबर ऑफ मोल्स हैं, CV मोल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, dt चेंज इन टेम्परेचर है। अगर
dt ज्यादा होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी ज्यादा होगी, अगर dt कम होगा ये भी कम होगा। इफ dt इज पॉजिटिव du विल ऑल्सो बी पॉजिटिव, मतलब टेम्परेचर बढ़ा है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटा है तो इंटरनल एनर्जी घटेगी। अब इसकी मुझे जरूरत थी, वो जब इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक चेंज ऑब्टेन करने जा रहे हैं ना भाई, उसमें हमें इस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप एडियाबैटिकली हीट करोगे तो हीट तो आपने दी नहीं, मतलब लूज भी नहीं होने दी, गेन भी नहीं होने दी, मगर यार अंदर ही अंदर टेम्परेचर तो चेंज हो सकते हैं ना, वो हमने बातें कर रखी हैं कि एडियाबैटिकली प्रोसेस हो गया, हीट का आदान प्रदान नहीं हुआ, नेट हीट एक्सचेंज जीरो है, लेकिन कुछ ना कुछ अंदर टेम्परेचर में चेंज आ सकता है जिससे उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, तो इसकी हमें जरूरत पड़नी थी, इसलिए हमने इसको पहले बनाकर रख दिया। ठीक है जी, तो पहले कांस्टेंट वॉल्यूम वाले कंसेप्ट से ये कर दिया, बाकी हमारा मेन टारगेट क्या था, इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक चेंज निकालना। तो हमने बोला नाउ इफ द सेम गैस has undergone some adiabatic change, सेम गैस है भाई, उसमें कुछ एडियाबैटिक चेंज आया है, ठीक है, प्रोसेस हुआ, देन वी कैन राइट dq इक्वल टू क्या है भाई, du प्लस dw, ठीक है, क्योंकि एडियाबैटिक चेंज हुआ ये तो जीरो हो जाएगा, ये du ही रहेगा, और dw को हम pdv भी लिख सकते होते हैं। दैट मीन्स अपने पास जो कहानी बनकर आ रही है वो आ रही है कि du प्लस pdv इक्वल टू जीरो, du प्लस pdv इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, जीरो लिख दिया। क्यों, क्योंकि एडियाबैटिक है, dq क्या होता है, जीरो होता है। अब यहां पर हमें du की वैल्यू पता है, क्योंकि सेम गैस है, अगर उसके अंदर टेम्परेचर में इतना चेंज आ गया dt का, तो उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज आई, n इंटू सी वी इंटू डी टी। तो हमने लिखा था नाउ इफ द सेम गैस हैज अंडरगोन सम एडियाबैटिक चेंज, ब्रैकेट में लिख लेना टेम्परेचर चेंज कितना हुआ dt, देन अपने पास ये स्टोरी है, ठीक है जी। अब du की जगह क्या लिख दिया, n cv dt प्लस pdv इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। अब यहां तक बन गया अपना, बस स्टेप याद रखनी है यार, कौन कौन सी चीज यूज करनी है, ये वैसे बंदे को डायरेक्ट ही होना चाहिए याद, लेकिन चलो डिराइव करते वक्त सब कुछ कर देते होते हैं। तो यहां तक पहुंच गए। अब लिख लो कि हम जानते हैं आइडियल गैस है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी तो यूज होगा ही होगा। ओके यार, एडियाबैटिक प्रोसेस चल रहा है, पी कांस्टेंट है कि नहीं ऐसी कोई गारंटी नहीं, वी कांस्टेंट है कि नहीं ऐसी कोई गारंटी नहीं, टी कांस्टेंट है कि नहीं ऐसी कोई गारंटी नहीं, मतलब ना तो पी कांस्टेंट है, ना वी कांस्टेंट है, ना टी कांस्टेंट है। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो P कांस्टेंट नहीं है, V भी कांस्टेंट नहीं है, दोनों की होगी। पहले P को कांस्टेंट मानकर V की डिफरेंशिएशन dV, फिर V को कांस्टेंट मानकर P की डिफरेंशिएशन dP इक्वल टू NR, तो है ही कांस्टेंट, मानने की जरूरत नहीं है, T की डिफरेंशिएशन dt, ठीक है जी। अब यहां से dt निकाला, dt इक्वल टू P dV प्लस V dP के नीचे NR, ठीक है जी। ये फर्स्ट थी, ये सेकंड, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी। इस इक्वेशन को मान लिया हमने इक्वेशन 3, और लिख लो आगे सब्स्टिट्यूटिंग dt इन इक्वेशन 3। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग dt इन इक्वेशन 3। ओके जी। अब इसको इक्वेशन 3 में क्या करना है यार, सब्स्टिट्यूट कर देना है। यहां पे इसकी वैल्यू पुट करनी है,
जगह बनानी पड़ेगी भाई, बना लेते हैं। आप तब तक क्या करो, वैल्यू को पुट कर दो। हाँ जी बेटा, देन क्या हो जाएगा, हमने वैल्यू पुट की n CV dt, इसकी जगह क्या पुट करने जा रहे हैं, PdV प्लस VdP के नीचे NR प्लस dt की वैल्यू पुट कर दी ना, प्लस PdV अभी बच रहा है, इक्वल टू क्या हो गया 0। n से n तो यहीं काट दो, चलो इसका एलसीएम ले लो, ये बचेगा CV PdV प्लस VdP प्लस PdV के साथ वही R आएगा, एलसीएम लिए ना, तो ये R इसके साथ आ जाएगा, और जो पूरे के नीचे R आया दूसरी तरफ भेजा 0 के साथ मिलकर वो भी 0 हो जाएगा। तो इक्वल टू तो देख भाई 0 ही रहेगा, समझ लेना इस स्टेप को। इसको खोल दे, ये बन गया CV PdV प्लस CV VdP प्लस PdV R इक्वल टू 0। ध्यान देना, इसको और इसको इकट्ठे करो, ठीक है जी। इसमें PdV है, इसमें भी PdV है, तो PdV कॉमन चेक कर ले भाई, इस एक्सप्रेशन में और इसमें, ये जो इस एक्सप्रेशन की दो टर्म्स है ना भाई, इसमें PdV कॉमन है, इसका क्या बचा CV, और इसका क्या बचा R, PdV बाहर, इसका R बचा, इसका CV बचा, ये बच रहा है प्लस CV इंटू V इंटू DP इक्वल टू क्या है 0, ठीक है जी, इक्वल टू 0। ध्यान देना, ये जो चीज है अगर आप चेक करो, आपको पता है CP माइनस CV इक्वल टू R होता है, मेयर्स फार्मूला हमने ड्राइव किया था, CP माइनस CV इक्वल टू R। अब यहां से देख, CP इक्वल टू CV प्लस R या R प्लस CV होना चाहिए, तो CP इक्वल टू CV प्लस R, CV प्लस R की जगह क्या लिखने जा रहा हूं मैं, CP ब्रैकेट में लिख लेना भाई वो वाली बात कि जी CV प्लस R की जगह CP हो गया, साथ में PdV हो गया प्लस VCV इंटू DP हो गया इक्वल टू 0। अगले स्टेप में लिख लो, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बोथ साइड बाय PV CV, P इंटू V इंटू CV, क्यों अभी पता लग जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय PV CV, ठीक है जी। तो इसके नीचे क्या आ गया PVCV, इसके नीचे क्या आ गया PVCV, इसके नीचे क्या आ गया PVCV। 0 के नीचे भाई जो मर्जी कर ले वो 0 ही रहेगा। अब यहां क्या फायदा हुआ, P से P कट गया, ये बन गया CP बाय CV, CP बाय CV, P से P कट गया, ये बच गया DV बाय V इक्वल टू, भाई CV से CV कट गया, V से V कट गया, ये बच गया DP के नीचे P, ठीक है जी, इक्वल टू क्या आ गया 0, ठीक है जी, इक्वल टू 0। अब CP बाय CV क्या होता है मेरे भाई, ये होता है गामा, ये बन गया DV बाय V प्लस DP बाय P इक्वल टू 0। लिखो भाई, यहां तक स्टेप अपना चेक कर लेना, ठीक है जी। अब ये हो गया, तो अगले स्टेप में लिखना है आपने टेकिंग लॉग, सॉरी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, लॉग उसके बाद आएगा,
अगले स्टेप में लिख लो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो बोथ साइड जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा रिजल्ट, बस आने वाला है। तो इसको क्या लिखा बेटा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जब मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करूंगा तो गामा डीवी के नीचे वी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डीपी के नीचे पी। ठीक है जी, आगे तो क्या है, जीरो है। ठीक है, उसकी इंटीग्रेशन कर दोगे तो कुछ ना कुछ क्या आ जाना है, कांस्टेंट आएगा। अब यहां पे गामा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी बाय वी है प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डीपी बाय पी है इक्वल टू कांस्टेंट चल रहा है। ध्यान देना, गामा ये रहा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x with respect to x log x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by v with respect to v log v, तो मेरे भाई ये बनेगा log v। और इंटीग्रेशन से जब भी कोई log आता है तो नेचुरल log आता है, ये बन गया log v प्लस log p। इंटीग्रेशन करते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, तो यहां पर क्या आएगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है जी, बोथ साइड बेटा इंटीग्रेशन कर दी थी ना, तो यहां पर क्या आ गया, कांस्टेंट ही रहेगा। ओके, यहां से देखो n log x, log का रूल है भैया, ये इसकी पावर बन सकता है। कहीं पे लिखा हो log x की पावर 2 तो बन जाएगा 2 log x, और कहीं लिखा हो 2 log x वो बन जाएगा log x की पावर 2। तो हमने इसको कर दिया log v की पावर गामा प्लस log p इक्वल टू कांस्टेंट। ध्यान देना, log ऑफ p प्लस log ऑफ v की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है। अब ये भी रूल है भाई, log xy इज इक्वल टू log x प्लस log y, या उल्टा करेगा, log x प्लस log y इक्वल टू log xy, log x प्लस log y इक्वल टू log xy इक्वल टू कांस्टेंट। इसके बाद अगर मैं इसको e की पावर ले लूं, pv की पावर गामा, तो ये भी e की पावर में चले जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, pv की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, नीचे लिख लो, हेंस इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक चेंज। अब ऐसे करनी है तो मतलब ऐसे ही करनी है यार, ऐसे करनी है मतलब ऐसे ही करनी है। इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक चेंज याद रखनी है, pv रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, pv की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, यानी p1 v1 की पावर गामा इक्वल टू p2 v2 की पावर गामा। ठीक है जी, इसको दूसरे फॉर्म में भी, टेम्परेचर वाले फॉर्म में भी बेटा कन्वर्ट करके रखते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह में काफी काम आ जाएगी ये इक्वेशन। ठीक है, इसको थोड़ा एक दो फॉर्मेट उसके कन्वर्ट करके लिख देते हैं। ठीक है जी, तो क्या थी इक्वेशन यार, pv की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए तो प्रूव हो गया, ये क्या इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक चेंज है, ऐसी प्रूव करनी आ सकती है, इसलिए हमने करा दिया आपको। pv की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इसको कैसे लिख सकते हैं, p1 v1 की पावर गामा इक्वल टू p2 v2 की पावर गामा। एक तो ये फॉर्मेट हुआ बेटा इसका। अब हमें पता है यार pv इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है ना, pv इक्वल टू nRT होता है। तो बेटा अगर मैं p यहां से खत्म कर दूं, p की जगह क्या आ जाएगा, nRT के नीचे v आ जाएगा। तो ध्यान से सुनना, इसको मैं लिख सकता हूं p की जगह पर nRT के नीचे v, क्योंकि 1 है तो 1 आएगा, ये v1 की पावर गामा पहले से था। और ऐसे p2 की जगह nRT बाय v आ जाएगा, और साथ में v2 की पावर गामा, तो
पहले से बात को समझो, एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ये एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम खत्म हो गए तो पी और टी के टर्म्स में भी आ सकती है। इसको बस एनआर एनआर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये बन गया T1 V1 की पावर गामा -1, देख ऊपर गामा है नीचे V1 है, एक पावर कट जाएगी गामा -1 इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा -1, मतलब TV की पावर गामा -1 इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हो। बाकी अब मौके पे जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। सो दिस वाज इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक चेंज, नोट करो इसको, बातें अभी और भी हैं। अब यार बेटा ये कुछ ना ग्राफ्स हैं, ये जो टॉपिक खत्म हो जाएगा ना जब, इसके बाद फिर स्टेज ही चेंज हो जाएगी थर्मोडायनेमिक्स की, बेटा स्टेज चेंज हो जाएगी। लास्ट में हमने लास्ट पार्ट में दो बातें करनी है, एक हीट इंजन और दूसरा रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उसमें एक या दो लेक्चर लगेंगे। तो ये जो पार्ट है ये बस मान लो कि जो इतने दिनों से चल रहा था, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, इंडिकेटर डायग्राम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जो अभी हमने किया ना पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी टाइप ऑफ प्रोसेसेस का ही पार्ट निकल आया। ठीक है, रह गया था इसलिए हमने अब करवा दिया। अब ये पूरी की पूरी कहानी ग्राफ्स पे अगर मैंने एक्सप्लेन करनी हो, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस एक ही जगह पे ले आए हम, तो वैसे तो सबसे मेन ग्राफ कौन सा चलता है अपना, पीवी ग्राफ है ना, पीवी डायग्राम चलता है जो सबसे मेन इंडिकेटर डायग्राम है। लेकिन यार कभी कभी अब क्वेश्चंस में वो पीटी डायग्राम पे भी पूछ सकता है और ये जो पूछ सकता है। तो तीन चार तरह के मेरे अपने पास प्रोसेसेस होते हैं, है ना, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, जिसमें सबसे मेन कौन सा, आइसोथर्मल एडियाबैटिक चलता है। चलो आइसोबारिक आइसोकोरिक साथ में लगा देते हैं। तो ग्राफ अगर हम देखें तो आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई अगर चेंज होकर भी आ गया, पीटी ग्राफ मान लिया, वीटी ग्राफ मान लिया, तो ग्राफ कैसे बनेंगे। जैसे अगर आप इसमें देखते हो बेटा पीवी डायग्राम में, तो फर्स्ट ग्राफ है, इसमें पी कांस्टेंट जा रहा है, ठीक है। अगर पी कांस्टेंट है तो श्योर इट इज आइसोबारिक। तो आइसोबारिक का ग्राफ वो तो सिंपल है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अब पी यहां पर आ गया, पीटी या पीवी दोनों में पी क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो इसका पहला दोनों क्या है, आइसोबारिक ही है, ठीक है जी। या फिर चौथे को पहले देख ले, ये वॉल्यूम है ना, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, देख वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है, जितनी है उतनी की उतनी है। तो चौथे वाला कौन सा हो गया, आइसो होरिक लिख दिया, कोरिक होता है भाई, आइसो कोरिक हो गया, ठीक है जी। कि आइसोकोरिक में क्या है, बिल्कुल सीधे ही रहेगा। ओके, अब बच गए ये दोनों, इन दोनों में प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम बढ़ रही है, प्रेशर कम हो रहा है वॉल्यूम बढ़ रही है, बात एक ही है। लेकिन बेटा जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, लेकिन ये जो रेड वाला है ना, ये तेजी से नीचे आ रहा है। तो हमने बात की हुई है, स्लोप अगर ज्यादा शो हो रही है, दो ग्राफ बने हुए हैं पीवी कर्व्स, उसमें एक की स्लोप कम है एक की स्लोप ज्यादा है, तो यार ज्यादा वाला जो होगा वो कौन सा होगा, दैट विल बी एडियाबैटिक। तो इसमें से अगर मैं कंपेयर करता हूं, ये भी पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है, ठीक है, सेकंड वाला ये P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, थर्ड वाला भी P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, लेकिन V की पावर लगेगी कुछ, मतलब ज्यादा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तेजी से आ गया। तो ये तो आपको अंडरस्टैंडिंग थी ही, ठीक है, पीवी डायग्राम्स की अंडरस्टैंडिंग थी ही। बस आइसोथर्मल एडियाबैटिक इकट्ठे आ जाएं तो आपको पता होना चाहिए जिसकी स्लोप ज्यादा है वो एडियाबैटिक माना जाएगा। ओके, या फिर अगर पीटी ग्राफ कभी आ जाए, मान ले पीटी ग्राफ ही बनाने को आ जाए, अब उसमें ये तो चल ठीक है आइसोबारिक हो गया। ये वाला जो है, ये देख इसमें टी कांस्टेंट है ना, सेकंड वाले में टी कांस्टेंट है, इसलिए ये आइसोथर्मल हो गया। देख
इसमें V है ना, V कांस्टेंट है, इसमें T कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा आइसोथर्मल हो गया। तो सेकंड आइसोथर्मल मेरे भाई, पहला आइसोबारिक मेरे भाई, अब बच गया तीसरा और चौथा। पहले फोर्थ को देख ले, पहले फोर्थ को देख ले। पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, ठीक है ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, ठीक है। फोर्थ वाले को ध्यान से देखना बेटा, ये पी है और एक तरफ क्या है, टी है, ठीक है। फर्स्ट क्लियर है, सेकंड क्लियर है। फोर्थ वाले में स्ट्रेट लाइन आ रही है, पी और टी की कैसी आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी जा रहा है ना, वो तभी हो सकता है अगर वी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। देख समझो बात को, मैंने पहले भी बताया था, P इक्वल टू एन आर बाय वी, यहां पे T, अगर ये चीज कांस्टेंट होगी तब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आएगा, तभी स्ट्रेट लाइन आ सकती है। अब PT ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T मतलब V कांस्टेंट है। V कांस्टेंट मतलब आइसो कोरिक है, ये समझना पड़ेगा। PT ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो आपको समझना पड़ेगा इसके अंदर छुपी हुई बात क्या है, V कांस्टेंट चल रहा है, इट्स आइसोकोरिक, ओके। बाकी PT ग्राफ अगर कुछ इस टाइप का बन जाए तो वो एडियाबैटिक आ जाएगा। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, लेकिन कुछ ज्यादा पावर आएगी ना गामा, तो अगर तो पूरा पूरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो स्ट्रेट आती। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है T के, लेकिन उसकी पावर बन जाएगी तो और तेजी से जाएगा, ठीक है जी। तो PT ग्राफ अगर कुछ बिल्कुल स्ट्रेट है तो समझ लेना आइसोकोरिक है, लेकिन अगर ये चलते चलते ज्यादा तेज हो गया तो समझ लेना कि ये एडियाबैटिक है जी। ऐसे अगर मैं VT ग्राफ बनाऊं, भाई ये वाला तो वॉल्यूम कांस्टेंट कर रहा है, आइसोकोरिक, कोई दिक्कत नहीं। जो ये वाला तीसरा, ये टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहा है, देख टेम्परेचर कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं, बच गया। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया। अगर मैं इस फोर्थ वाले को देखता हूं तो इसमें V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब देख PV इक्वल टू NRT है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बनाने के लिए P को कांस्टेंट करना पड़ेगा ना, PV इक्वल टू NRT है, PV इज इक्वल टू NRT। अब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T के लिए P कांस्टेंट होना पड़ेगा, तो यहां VT ग्राफ है, ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, मतलब P कांस्टेंट है, मतलब चौथे वाला जो है आइसोबारिक है, आइसोबारिक नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, आइसोबारिक, कांस्टेंट प्रेशर वाला आइसोबारिक है, ठीक है। अब बच गया ये बीच वाला, ये कर्व, ये फिर से क्या बनेगा, एडियाबैटिक बन जाएगा। ये एडियाबैटिक बनेगा क्योंकि इसमें V प्रोपोर्शनल टू T आएगा, लेकिन थोड़ा तेजी से, तो ये बन जाएगा आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये भी चलो हमने कहा चलते चलते ये भी बीच में बात कर ही दे, तो इसको भी देख लो। इसके बाद बेटा हमें हीट इंजन क्या करना है, स्टार्ट करना है। मेनली हीट इंजन नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, कुछ बातें उससे रिलेटेड हम यहीं पर कर जाएंगे, ठीक है। रिवर्स पे इसको नोट करो, करते हैं। हाँ जी बेटा यार, तो दो चार छोटी मोटी बातें रह गई, उनको कवर अप कर कर आज का लेक्चर क्लोज कर देंगे यार। छोटा होगा कोई दिक्कत नहीं है, बड़े भी बहुत किए तो फिर छोटा है, तो टॉपिक के हिसाब से इसको क्लोज कर देंगे। बाकी इंजन वगैरह जो है फिर वो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। कुछ बातें बेटा, जैसे कई तरह के प्रोसेस हमने देखे, एक थोड़ा सा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की भी बात कर ही देते हैं बेटा। रिवर्सिबल यानी जो सेम पाथ फॉलो करते हुए वापस भी करवाया जा सके। जैसे मान ले मैंने पीवी डायग्राम ही बनाया, अब ये कोई प्रोसेस हुआ, ठीक है, इस जगह पर P1 V1 स्थिति थी, इस जगह पर
P2 V2 स्थिति थी इस जगह पर, P3 V3 है, ठीक है। अब यार अगर ये रिवर्स डायरेक्शन में करवाया जा सकता है बिल्कुल, कि P3 V3 से वापस P2 V2 भी आए और फिर P1 V1 भी आए, तो ये क्या हो गया तुम्हारा रिवर्सिबल प्रोसेस। जो रिवर्स डायरेक्शन में ना कराया जा सके वो क्या हो गया इररिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है जी। रिवर्सिबल प्रोसेस में भाई वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन विल बी 0। क्यों, जाते वक्त जितना वर्क डन हुआ आते वक्त उतना ही नेगेटिव वर्क डन हो गया, वर्क डन विल बी इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, या फिर एक और बात हम करते हैं साइक्लिक प्रोसेस। कैसा भाई, साइक्लिक प्रोसेस। अब देख साइक्लिक प्रोसेस ये है कि वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे पहुंच गए, P1 V1 से P2 V2 पहुंचे और P2 V2 से वापस P1 V1 आ गए, ठीक है जी। लेकिन पाथ सेम फॉलो नहीं हुआ। अगर तो पाथ सेम फॉलो हो गए तो रिवर्सिबल है, अगर पाथ सेम फॉलो नहीं हुआ तो वो साइक्लिक है, उसको रिवर्सिबल नहीं कह सकते। समझो जो रिवर्सिबल है वो साइक्लिक भी है क्योंकि वापस जाके फिर से उसी स्टेट पे आ गया। जो रिवर्सिबल है वो साइक्लिक भी है, लेकिन जो साइक्लिक है वो जरूरी नहीं है कि रिवर्सिबल हो। साइक्लिक अगर प्रोसेस हुआ है तो उसमें नेट वर्क डन आएगा कुछ ना कुछ। देखिए ये जो क्लोज फिगर बन रही है इसके अंदर जो एरिया आ रहा है दैट इज नेट वर्क डन, क्योंकि आपको पता है मान लो जाते वक्त ये पहला पाथ है तो उसका वर्क डन क्या आएगा, ये सारा एरिया, ठीक है। और वापस जाते वक्त जो आएगा वो ये वाला एरिया आएगा, ठीक है जी। अब ये जो शेडेड पोर्शन है इसके अंदर जो एरिया आ गया ये क्या होगा आपका नेटवर्क डन होगा। पहले भी हमने बात किया, अगर एंटी क्लॉकवाइज बना एंटी क्लॉकवाइज तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, क्लॉकवाइज बना तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। तो एक साइक्लिक प्रोसेस भी पता होना चाहिए। साइक्लिक प्रोसेस में जाकर वापस आ जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन होता है बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी क्योंकि जिस स्टेट से वो गया था उसी स्टेट पे वापस पहुंच गया। चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 0, ठीक है। वर्क डन कुछ ना कुछ आएगा। अगर रिवर्सिबल हो गया तो वापस आ गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 और वर्क डन भी इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो अब ये सब बातें चलती रहेंगी। इसके बाद अपना जो मेन टॉपिक है वो है हीट इंजन। थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ी सी हीट इंजन, या फिर एक टॉपिक आना है रेफ्रिजरेटर, ठीक है। अब हीट इंजन क्या है, इट्स अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये हीट इंजन हो जाएगा। और रेफ्रिजरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो हीट की पंपिंग करेगा, उठा उठा के हीट को बाहर फेंकेगा। अब रेफ्रिजरेटर के अंदर का जो पोर्शन है वो ठंडा होता रहता ना, क्यों, क्योंकि रेफ्रिजरेटर क्या करता है अंदर की हीट को उठा उठाकर बाहर फेंकता रहता है। तो रेफ्रिजरेटर हीट पंप है एक तरह का, और जो इंजन है वो हीट को किस में कन्वर्ट करता है, वर्क में कन्वर्ट करता है। तो धीरे धीरे बातें चलती रहेंगी। आज का लेक्चर बहुत छोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे के मजे लो आज, ठीक है। तो बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक इतना ही है, अपना काम कवर अप करके रखो। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं ब्रेक के बाद।